कोड। हाँ जी सुनिएगा, देखो इसके आगे अब ना, तो मैं क्या बता रहा था, बोर्ड पे ध्यान दो सारे के सारे, सुनो देखो ना, तो हमने क्या कहा, संधारित्र चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज, ये किसके अंदर पढ़ा था हमने, 500 पद संधारित्र फिल्टर के अंदर ये वेवफॉर्म हमने पढ़ी थी। लेकिन वहां पे हमने यहां से स्टार्ट किया था, अरे तो पल्स ही है, पल्स की शिफ्टिंग कर दी और क्या है, ठीक है ना। चलो सुनो, अब बड़ी काम की चीज, हम क्या कहते थे, अरे इधर पीछे, हाँ जी, हम क्या कहते थे कि जब विदाउट फिल्टर होता है तो विदाउट फिल्टर हमें इस तरीके से आउटपुट मिलता था, तो बदलाव यहां से लेके यहां तक होता था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, 500 पद संधारित्र फिल्टर पढ़ा, तो ये बदलाव क्या हो गया, कम हो गया। पहले जहां तक होता था ना, ये बदलाव अब क्या हो गया, कम हो गया। बदलाव कम होने का मतलब होता है उर्मिका का मान कम होना, यानी प्रत्यावर्ती संकेत का मान कम होना, यही हमने समझाया था। चलो सुनो, अब एक चीज सुनो, हम क्या बोलते थे, बदलाव को उर्मिका कहते थे। यहां सर बदलाव किसका है, वोल्टता का है ना, तो यहां जो वोल्टता होगी वो कौन सी वोल्टता होगी, उर्मिका वोल्टता। तो एक काम कर सकते हैं अपन, बदलाव इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हो रहा है, इतना ही तो बदलाव है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो वोल्टता होगी, इसको अपन उर्मिका वोल्टता से इंडिकेट करते हैं और इसको लिख देते हैं ई आर से। आर से लिखने का रीजन होता है रिपल, रिपल का मतलब उर्मिका और ई का मतलब क्या होगी, वोल्टता। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव को ही हम उर्मिका कहते हैं, और यहां बदलाव वोल्टेज के रूप में है, इसके लिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ई आर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमने ई आर लिख दिया। अब सुनो, ये तो हो गई इसकी सेकंड व्याख्या। 3-4 चरण के अंदर पूरा होता है। पहले चरण के अंदर डीसी की बात की जाती है, दूसरे चरण के अंदर हम इसके आवेशन निरावेशन की बात करते हैं, ये वेव फॉर्म समझते हैं, ये जरूरी है बनाना डायग्राम, क्योंकि इसी के आधार पे आगे की कैलकुलेशन दी जाती है, ठीक है ना। चलो, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके अगला स्टार पॉइंट लगाओ, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके अगला स्टार पॉइंट लगाओ, लिखो। हाँ जी, सर्वप्रथम वीएस वोल्टता के, वीएस वोल्टता के, देखो वीएस वोल्टता ये वाली बना लेना डायग्राम के अंदर, ये जो अपना द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टता होती है वो क्या होती है, वीएस होती है, ठीक है ना। ये दिखा देना उसके अंदर, जो पहला ही डायग्राम बनाया था उसके अंदर ये दिखा देना, ठीक है। और एक टाइम पे एक डायोड काम करता है, तो ये कितनी हो जाती है, वीएस डैश, और इसका मान कितना होता है, वीएस/2 होता है। ये भी आप दिखा सकते हो, ये अपन दिष्टकारी से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये बातें ना, ठीक है ना। चलो लिखना, सर्वप्रथम वीएस वोल्टता के प्रथम धनात्मक अर्धचक्र, प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के दौरान बिंदु ए धनात्मक, ए और बी पॉइंट भी दे देना, बिंदु ए धनात्मक एवं बिंदु बी ऋणात्मक होता है, एवं बिंदु बी ऋणात्मक होता है, जिसके कारण D1 डायोड अग्रबायस में, जिसके कारण D1 डायोड अग्रबायस में तथा D2 डायोड पश्च बायस में होता है। D1 डायोड अग्रबायस में और D2 डायोड पश्च बायस में होता है।
जिससे D1 डायोड के कारण संधारित्र C1 अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो जाता है। संधारित्र C1 अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो जाता है। अधिकतम वोल्टता EM तक आवेशित हो जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 के P सिरे पर वोल्टता N की तुलना में कम हो जाती है। और दोनों डायोड D1 व D2 पश्य बायस में हो जाते हैं। पश्य बायस में हो जाते हैं। अब इस C1 संधारित्र का निरावेशन कुंडली L एवं लोड प्रतिरोध RL दोनों मिलकर करते हैं। कुंडली L एवं लोड प्रतिरोध RL दोनों मिलकर करते हैं तथा संधारित्र C1 का निरावेशन तब तक होता रहता है जब तक कि डायोड D2 अग्र बायस में ना आ जाए। डायोड D2 अग्र बायस में ना आ जाए। इस अवस्था में संधारित्र C1 से निर्गत उर्मी का वोल्टता को फूरिये समीकरण की सहायता से निम्न प्रकार से दिया जाता है।
चलेगा? सुने, सबसे पहले ये डायग्राम बना लो, ये वेवफॉर्म, ये बदलाव है, ये उर्मिका है ई आर। चलेगा, सुनना सारे के सारे। हाँ जी, देखेगा, ये जो मैंने वोल्टता लिखी है, ये वोल्टता संधारित्र C1 से निर्गत वोल्टता है। मेरी बात वापस सुनना, अगेन रिपीट करता हूं, ये जो मैंने वोल्टता का फूरिये समीकरण लिखा हुआ है, ये संधारित्र C1 से निर्गम वोल्टता का फूरिये समीकरण है। अब सुनो, हमने जो पहले पढ़ा था फिल्टर नंबर 2 और फिल्टर नंबर 3, यानी श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर और एल अनुभाग फिल्टर, उसके अंदर हम जो आउटपुट लिखते थे सर, वो ऐसे लिखते थे ना, V नॉट इक्वल टू 2EM बटा पाई माइनस का 4EM बटा 3 पाई cos 2 ओमेगा टी माइनस का 4EM बटा 15 पाई cos 4 ओमेगा टी। ये इस तरीके से चलता जाता था। ये सर किससे था? ये था पूर्ण तरंग दिष्टकारी से निर्गम वोल्टता थी। और अभी जो हम वोल्टता लिख रहे हैं वो कौन सी वोल्टता का फूरिये समीकरण है? C1 संधारित्र से निर्गम वोल्टता का समीकरण। तो ये गलती मत कर जाना कि उसके अंदर भी क्या कर दो, ये वाला समीकरण ही यूज कर दो, गलत हो जाएगा। वो C1 से निर्गम है और ये किससे थी? ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी से निर्गम वोल्टता का फूरिये समीकरण था। हमने आपको पहले भी कहा था, फूरिये समीकरण आपके फर्स्ट ईयर में पहले चलते थे। जिसके पास पुरानी किताब है उसको ईएम के अंदर और ऑप्टिक्स उसके अंदर फूरिये समीकरण का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, या पुराने नोट्स 2 साल 3 साल पहले के अपने, उसके अंदर ईएम के अंदर या ऑप्टिक्स के अंदर किसी नोट्स के अंदर मैंने फूरिये समीकरण पूरे के पूरे समझा रखे गए और ज्ञात करवा रखे। इसलिए आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या करने पड़ते हैं? डायरेक्ट याद रखने पड़ते हैं। अब एक बड़ी काम की चीज नोटिस करो, उसके अंदर अपन क्या कहते थे कि सर इस वोल्टता का प्रथम पद समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये वाली वोल्टता कौन सी वोल्टता होती थी? दिष्ट वोल्टता होती थी। लेकिन इसका पहला पद भी समय पर निर्भर करता है, दूसरा पद भी समय पर निर्भर करता है, यानी इसके अंदर कुछ भी डीसी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सुनो, आवाज मत करो ना, सुनो, हमने अभी कुछ देर पहले आपको जो बात बताई थी उस बात के अंदर हमने ये कहा था कि पहला प्रोसेस अपन ने पढ़ा था पूरा किसके लिए? दिष्ट के लिए। और बाद में हम सारा का सारा किसके लिए पढ़ रहे थे? प्रत्यावर्ती के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन हमने ये कहा इसके अंदर कि ये जो बदलाव है उर्मिका, भाई उर्मिका किसके कारण है? प्रत्यावर्ती संकेत के कारण।
सर ये कौन सी वोल्टताक है? उर्मी का वोल्टताक है। अगर उर्मी का वोल्टताक है तो इसके अंदर प्रत्यावर्ती घटक ही होंगे, इसके अंदर कोई सा भी एक घटक ऐसा नहीं हो सकता जो टाइम पे डिपेंड ना करे, ठीक है ना। तो इसके सारे के सारे घटक किस पे डिपेंड करेंगे? टाइम पे डिपेंड करेंगे। फर्स्ट बात तो ये जो हमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट के अंदर हम कहते हैं डीसी भी होता है और एसी भी होता है। तो डीसी तो ये वाला हो जाता था क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, और ये सारे कौन से हो जाते थे? प्रत्यावर्ती हो जाते थे, क्योंकि ये सारे किस पे डिपेंड करते थे? टाइम पे निर्भर करते थे, समय पे डिपेंड करते थे। फिर हमने आपको समझाया था वहां पे कि ये वाला सबसे ज्यादा प्रभावी होता है इनके कंपेयर के अंदर। क्यों होता है सर? देखो ये क्या है? 2 ओमेगा, ये क्या है? 4 ओमेगा। आगे आवृत्ति और बढ़ती जाएगी, डैश डैश लगा रखा है ना। तो हमने आपको बताया था कि कोष के अंदर जब मान बढ़ते जाते हैं तो वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो एक तो आवर्ती का फैक्टर चेक करे तो ये ज्यादा प्रभावी है, इसका मान ज्यादा है। अगर मैं इस वाले फैक्टर को चेक करूं तो इन दोनों का कंपेयर करो, आयाम कहते हैं ना, कोस और साइन के साथ जो मल्टीपल में फैक्टर होता है उसे आयाम कहते हैं। तो दोनों का आयाम चेक करो, किसका ज्यादा है? सर इसका ज्यादा है। कैसे? ये तो 4em बटा 3 पाई है, ये कितना है? 4em बटा 5 गुणा 3 पाई, और ये हो गया 4em बटा 3 पाई। तो ये हो गया 1:1 बटा 5। तो अब भी ये वाला फैक्टर ज्यादा प्रभावी है, इसलिए हम क्या कहते थे कि आगे के जितने भी फैक्टर हैं उनको नेगलेक्ट कर दो, यही हमारा प्रत्यावर्ती घटक इसके अंदर हो जाएगा। अब सुनो, इसके अंदर थोड़ी बड़ी काम की फिजिक्स है ना। इसके अंदर आखिरकार कैसे डिसाइड करें कि कौन सा हमें ज्यादा प्रभावी देता है? अब सुनते चलना, बड़े काम की चीज है। देखो, वोल्टता फूरिये समीकरण से लिखी हुई है, मैं आपको पहले भी बता चुका, फूरिये समीकरण के रिजल्ट हमें इसके अंदर याद रखने ही पड़ेंगे। चलो सुनो, अब मैं इसके अंदर से बताता हूं। सर ये भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो सुनो। अरे पीछे आवाज है। समीकरण 1 के सभी पद प्रत्यावर्ती घटक है। अरे सारे ही प्रत्यावर्ती घटक है, तो कोई एक का चुनाव होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी है, उसी को हम लेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। अब सुनते चलना, बड़े काम की बात आने वाली है। देखो, ये संधारित्र C1 था, बिल्कुल। ये कुंडली L थी, बिल्कुल। और इधर था संधारित्र C2, बिल्कुल। और ये हमारे पास में लगा हुआ था लोड प्रतिरोध RL। अभी हमने जो व्याख्या करी है वो सर संधारित्र C1 से निर्गम की व्याख्या करी है, यानी ये जो वोल्टता मिलती है हमें, या ये जो हमें संकेत मिल रहा है, वो किससे निर्गम संकेत है? C1 से। C1 से निर्गम संकेत सबसे पहले किसके पास जाएगा? इस संधारित्र के पास जाएगा। अब बड़े काम, सॉरी, इस कुंडली के पास जाएगा। अब सुनो, ये संकेत इधर की तरफ आएगा, इस L अनुभाग फिल्टर के अंदर आएगा, तो इधर क्या है? कुंडली। अब सुनो, बड़ा मस्त कंसेप्ट है सर। कुंडली है ना, उस कुंडली का प्रतिघात क्या होता है? XL इक्वल टू L ओमेगा, यही होता है ना सर। ये जो आउटपुट मिला है इसके अंदर पहली आवृत्ति कितनी है? अरे सर 2 ओमेगा है, ठीक है। और दूसरा मिला मुझे इसके अंदर, सर इसके अंदर आवृत्ति कितनी है? 4 ओमेगा, यानी ये इसका जस्ट डबल। XL बढ़ रहा है, इसका मतलब अवरोध बढ़ रहा है, तो सर अवरोध ज्यादा किसका है? इसका। और इसका अवरोध क्या है? कम है। जिसका अवरोध ज्यादा है वो संकेत क्या करेगा? रोकेगा। और जिसका अवरोध कम है वो संकेत क्या करेगा? जाने देगा। अगर मैं दोनों का कंपेयर करूं तो इसका उच्च आवृत्ति पर अवरोध क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अगर सर उच्च आवृत्ति पर अवरोध ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला संकेत तो क्या करेगा? प्रत्यावर्ती जाने कम देगा। अगर मैं और आगे बढ़ूंगा 6 ओमेगा आएगा, और आगे चलूंगा ओमेगा बढ़ता जाएगा, आवृत्ति बढ़ती जाएगी, अवरोध बढ़ता जाएगा, संकेत रुकता जाएगा। संकेत क्या होता जाएगा? रुकता जाएगा। तो हमें क्या करना है? संकेत को पास होने देना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्यावर्ती संकेत पास हो
तो केवल ये वाला पद है, इसके कारण ही संकेत क्या हो सकता है, निर्गम हो सकता है। बाकी के ये इसके कंपेयर के अंदर ज्यादा रोकेगा, अगला आएगा वो और ज्यादा रोकेगा, अगला आएगा वो और ज्यादा रोकेगा, क्योंकि जैसे जैसे आवर्ती बढ़ती जाएगी अवरोध बढ़ता जाएगा। तो निम्न आवर्ती वाला जो पद है ना, वही क्या करता है, संकेत को क्या करता है, जाने देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समीकरण नंबर 1 लिखो और लिखो समीकरण 1 के सभी पद प्रत्यावर्ती घटक है। समीकरण 1 के सभी पद प्रत्यावर्ती घटक है। समीकरण को ढंग से लिखना, ठीक है ना, लिखो थोड़ा क्योंकि सब टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्या है, प्रत्यावर्ती। तो कर चलेगा, लिखो ना। चलेगा, लिखो, बस 2 मिनट। फिर कल की क्लास के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करनी रहे, इसके पीछे की थ्योरी पूरी हो जाए। चलेगा, सुने, सारे के सारे लिखे, लिखना, हाँ जी लिखो। संधारित्र C1 से, संधारित्र C1 से निर्गत प्रत्यावर्ती संकेत, निर्गत प्रत्यावर्ती संकेत कुंडली के पास जाता है, कुंडली के पास जाता है, तो कुंडली, तो कुंडली उच्च आवर्ती वाले संकेतों के लिए, तो कुंडली उच्च आवर्ती वाले संकेतों के लिए अधिक अवरोध उत्पन्न करती है, अधिक अवरोध उत्पन्न करती है। अतः इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में कुंडली से निर्गम प्रत्यावर्ती संकेत, कुंडली से निर्गम प्रत्यावर्ती संकेत निम्न आवर्ती वाला होगा, निम्न आवर्ती वाला होगा। लाइन चेंज करके लिखना, अतः प्रत्यावर्ती घटक कौन सा ले लिया, ER बट्टा पाई साइन 2 ओमेगा टी ले लिया, ER बट्टा पाई साइन 2 ओमेगा टी ले लिया। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब सुनो, बड़े काम की चीज, इसके आगे की जो पूरी की पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, वो सेम किसकी तरह है, अरे बैक बंद करो, इसके आगे की जो पूर्ण मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सेम किसकी तरह है, एल अनुभाग फिल्टर की तरह है, यानी प्रोसेस के तौर पे। अरे शांति नहीं रह रहे तुम यार, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, सुनो तो सही। अब मुद्दा आता है इसके अंदर, सर उर्मी का गुणांक कैसे ज्ञात करें, आवाज नहीं करे, बात नहीं करे। अब मैं लाइन लिखा दूंगा फिर खुलेंगे बैग, इसलिए कह रहा हूं शांत रहो, मैं लाइन नहीं लिखवा रहा, लेकिन 1 मिनट शांत से सुनो तो सही। हाँ जी, अब मुद्दा आता है किसका, उर्मी का गुणांक। तो देखो याद करो, पहला फिल्टर 500 पद संधारित्र फिल्टर, एक कैपेसिटर लगा हुआ था। सर कैपेसिटर पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है,
तो हमने उर्मिका गुणांक ज्ञात किया तो वोल्टता का अनुपात लिया। दूसरा फिल्टर आता है अपने पास में श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, केवल कुंडली थी तो कुंडली के लिए हम कौन से संकेत की बात करते हैं, धारा वाले की, इसलिए धारा का अनुपात लिया। उससे अगला फिल्टर था एल अनुभाग फिल्टर, उसके अंदर मैंने बताया था एल भी होता है और सी भी होता है, लेकिन आर एल के समांतर क्रम के अंदर कौन है, सी, यानी आर एल पे जो आउटपुट मिलता है वो सी पर जो आउटपुट मिलेगा उसके बराबर होगा। तो सी पर किसकी बात करते हैं, वोल्टता की, इसलिए वहां पे भी हम किसका अनुपात लेते थे, वोल्टता का अनुपात। अब सुनो, जो पाई फिल्टर है इसके अंदर भी आर एल के समांतर क्रम के अंदर कौन है, C2 संधारित्र है, तो इसका मतलब उर्मिका गुणांक यहां पे भी वोल्टता के अनुपात से ही ज्ञात किया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट चारों फिल्टर पढ़ लेता है ना, तो एग्जाम के अंदर वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि उर्मिका गुणांक ज्ञात करने के लिए धारा का अनुपात ज्ञात करूं या वोल्टता का अनुपात ज्ञात करूं। चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करते हैं इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन।